सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देश प्रेम। जापान एक छोटा सा देश है, किंतु उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश भी इससे कोसों दूर हैं। इसे एशिया महाद्वीप की शान कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। सुबह के सूर्य की प्रथम किरण जापान को ही स्पर्श करती है। तो बच्चों, जापान जो है वो एक छोटा सा देश है, लेकिन उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश को भी इसने कोसों दूर कर दिया है। इसे एशिया महाद्वीप की शान भी कह सकते हैं। और जापान को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश, क्योंकि सुबह के सूर्य की प्रथम किरण यानी कि जो सूर्य की पहली किरण होती है वो सबसे पहले जापान को ही स्पर्श करती है, यानी कि जापान को ही छूती है। यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं, पर ये देश का अपमान नहीं सह सकते। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किसी विदेशी ने एक जापानी व्यक्ति के देश प्रेम की परीक्षा इस प्रकार ली। तो यहाँ के लोग जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। और इनके रोम रोम में क्या होता है? देशभक्ति भरी हुई होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं, पर अगर इनके देश का कोई अपमान करता है तो इनसे ये चीज सहन नहीं होती है। और यहाँ के अधिकतर लोग कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। और किसी विदेशी ने एक जापानी व्यक्ति के देश प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उससे कुछ प्रश्न पूछे थे। तो चलिए उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। विदेशी व्यक्ति: आप किस धर्म को मानते हैं? जापानी: बौद्ध धर्म को। विदेशी: बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जापानी: महात्मा बुद्ध। विदेशी: महात्मा बुद्ध के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है? जापानी: भरपूर। विदेशी: यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दें तो आप क्या करोगे? जापानी: जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। देश हमारे लिए धर्म से भी बड़ा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि एक विदेशी व्यक्ति ने एक जापानी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो उसने क्या पूछा पहले कि आप किस धर्म को मानते हैं? तो जापानी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। फिर विदेशी व्यक्ति ने पूछा कि बौद्ध धर्म का संस्थापन किसने किया था, यानी कि बौद्ध धर्म को कौन लाया था इस देश में? तो वो बताता है महात्मा बुद्ध। फिर विदेशी पूछता है कि अगर महात्मा बुद्ध ने आपके देश के ऊपर आक्रमण कर दिया तो आप क्या करोगे? तो जापानी क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश पर आक्रमण करेगा, यानी कि हमारे देश पर वार करेगा, तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश का जो प्रेम है वो धर्म से भी बड़ा है। विदेशी व्यक्ति ऐसा उत्तर सुनकर भौचक्का रह गया। जापानियों के देश प्रेम को देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। तो जब विदेशी व्यक्ति इस प्रकार का उत्तर सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, भौचक्का रह जाता है। और जापानियों के इस प्रकार के देश प्रेम को देखकर वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहां ज्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों को अंदर और बाहर से खूब सजा कर रखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जापान जो देश है वहां पर ज्यादा से ज्यादा भूकंप आते हैं, तो इसलिए वहां के जो घर हैं वो किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। और जो जापानी लोग होते हैं वो अपने घर को बाहर से बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं। वे घरों की साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान देते हैं। वे लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य मानते हैं। तो जो जापानी लोग होते हैं बच्चों, वो अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। वे लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य मानते हैं, यानी कि हमारे देश में जो भी संपत्ति है, पेड़ पौधे जल जो भी चीजें हैं, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वो क्या मानते हैं कि वो उनका कर्तव्य है। वे अपने थैले में सुई और धागा अवश्य रखते हैं।
यदि यात्रा करते हुए उन्हें बस की सीट थोड़ी सी भी फटी हुई दिख जाए तो वे तुरंत सुई धागा निकालकर उसे ठीक कर देते हैं। शायद इसलिए जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है। तो जापानी लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने बैग में हमेशा क्या रखते हैं, सुई और धागा रखते हैं। अगर उन्हें कभी ऐसा दिखाई देता है कि किसी बस की जो सीट होती है वो फटी हुई है तो वो उसी समय तुरंत उस सीट को सील देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो चीजें फिर से ठीक हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जापान देश है उसकी गणना विकसित देशों में की जाती है। कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए जापान गए हुए थे। उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया। अंत में छात्र भारत लौटते समय जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। दिल्ली के लिए उनकी उड़ान 8:30 बजे की थी। छात्रों ने सोचा क्यों ना आज फिर टोक्यो में कुछ समय घूमा जाए। गाइड ने उन्हें बताया कि आजकल टोक्यो में एक पुस्तक मेला चल रहा है। सभी छात्र मेले में पहुंच गए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदी। एक छात्र को एक पुस्तक पसंद आई जो कुछ पुरानी सी लग रही थी। उसने सोचा कि इस पुस्तक को खरीदने पर कुछ छूट मिल जाएगी। वह पुस्तक लेकर पुस्तक विक्रेता के पास गया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि कुछ भारतीय छात्र कहाँ गए थे, भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए जापान गए थे। तो उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया, अनेक शहरों में वो घूमे और अंत में जो छात्र हैं वो लौटते समय कहाँ गए, जापान की जो राजधानी है टोक्यो वहां पर पहुंचे। अब दिल्ली के लिए उनकी उड़ान जो थी वो 8:30 बजे की थी, यानी कि उनको रात को 8 बजे निकलना था। तो उन्होंने सोचा कि तब तक हम टोक्यो ही अच्छे से घूम लेते हैं। तो वो टोक्यो घूमने लगे। तो उनका जो गाइड था उनके साथ, उसने बताया कि यहाँ पर पुस्तक मेला लगने वाला है, जैसे हम बुक फेयर कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी लगाया जाता है। तो टोक्यो में भी बुक फेयर यानी पुस्तक मेला लगा हुआ था। तो एक बच्चे ने वहां पे एक पुस्तक उसे पसंद आई थी। तो वो जो पुस्तक थी वो उसे पुरानी सी लग रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसे खरीदूंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, यानी कि थोड़े कम पैसों में उसे वो पुस्तक मिल जाएगी। तो वो पुस्तक लेके पुस्तक विक्रेता के पास जाता है। पुस्तक विक्रेता ने छात्र से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? छात्र ने कहा कि वह भारत से आया है और इस पुस्तक को खरीदना चाहता है। तो पुस्तक विक्रेता छात्र से क्या पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं? तो छात्र बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, भारत से आया हूँ और मैं ये पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। पुस्तक विक्रेता ने कहा, यह किताब अच्छी हालत में नहीं है, मैं इसे आपको बेचना तो दूर मुफ्त भी नहीं दे सकता। हाँ, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं इसकी दूसरी प्रति आपके लिए जरूर मंगवा सकता हूँ। तो पुस्तक विक्रेता क्या कहता है कि ये जो किताब है इसकी जो हालत है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो पुस्तक थी वो पुरानी सी लग रही थी। तो वो कहता है कि इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, तो मैं इसको आपको पैसों में तो क्या, मैं आपको मुफ्त में भी ये पुस्तक नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं इसका दूसरा प्रति यानी कि सेम जो पुस्तक है उसका दूसरा रूप लेके आकर मैं आपको दे सकता हूँ। छात्र ने सोचा कि शायद पुस्तक विक्रेता ज्यादा पैसे लेना चाहता है, अतः उसने पुस्तक लेने में अनिच्छा प्रकट की। अब छात्र को क्या लगा कि ये पुराने पुस्तक अगर वो दे देता तो वो कम पैसों में दे सकता था, अब वो नई पुस्तक देगा तो ज्यादा पैसों में देगा। तो उस छात्र को लगता है कि जो पुस्तक विक्रेता है वो ज्यादा पैसे लेना चाहता है, इसलिए मुझे नई पुस्तक लेने के लिए कह रहा है। तो इसलिए वो क्या प्रकट करता है, अनिच्छा प्रकट करता है कि अब उसे वो पुस्तक नहीं चाहिए। दुकानदार बोला, आप घबराइए मत, मैं यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। यह कहते हुए उसने अपने नौकर को पुस्तक लाने भेज दिया। 10 मिनट बाद नौकर नई पुस्तक लेकर आ गया। दुकानदार ने अच्छी तरह से जांच परख कर पुस्तक छात्र को दे दी। तो दुकानदार क्या बोलता है कि आप घबराओ मत, यह पुस्तक मैं आपको कैसे दूंगा, उपहार में दूंगा, यानी कि उसकी तरफ से वो क्या हो गया, उपहार हो गया, तोहफा हो गया। फिर यह कहते हुए पुस्तक विक्रेता क्या करता है, नौकर को बोलता है पुस्तक लाने के लिए। फिर 10 मिनट बाद नौकर जो है वो नई पुस्तक लेकर आता है और दुकानदार उसको अच्छे से देखता है, अच्छे से उसकी जांच परख करता है कि कहीं से वो फटी हुई तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। फिर वो छात्र को वो पुस्तक दे देता है। छात्र यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। उसने दुकानदार से कहा, भाई तुम्हें यह पुस्तक मुझे उपहार में ही देनी थी तो वह पहली वाली पुस्तक ही क्यों नहीं दे दी, वह भी तो अच्छी हालत में थी। इस पुस्तक को लाने के लिए इतना कष्ट और अपना कीमती समय क्यों लगाया।
तो छात्र ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे ये पुस्तक उपहार में यानी कि मुफ्त में ही देनी थी तो तुम मुझे पुरानी वाली पुस्तक दे देते, क्योंकि वो भी इतनी बुरी हालत में तो नहीं थी। इस पुस्तक को लाने के लिए तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया, क्यों मुझे ये पुस्तक ऐसे तुम नई पुस्तक दे रहे हो। दुकानदार ने कहा, भाई तुम विदेशी हो, जब तुम अपने देश जाओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि जापान से क्या लाए हो। तुम उन्हें यह पुरानी पुस्तक दिखाओगे, इसे देखकर लोग सोचेंगे कि शायद जापान में ऐसी ही पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। आपके भारत में लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर मेरे देश को जरूर जानते हैं। मेरे थोड़े से लालच से मेरे देश की बदनामी हो, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। दुकानदार के देश प्रेम को देखकर लड़का आश्चर्यचकित रह गया। तो दुकानदार क्या बोलता है कि भाई तुम विदेश से आए हो, तुम किसी और देश से आए हो, अब तुम अपने देश में जाकर तुम दिखाओगे, लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम जापान से क्या लेकर आए हो। और फिर जब तुम उनको ये पुस्तक दिखाओगे पुरानी सी, तो उनको क्या लगेगा कि जापान में ऐसी ही पुरानी पुस्तक मिलती है। तो मेरे देश का नाम जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे देश के जो लोग हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन जापान एक देश है, ये तो जानते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी लालच के लिए मैं अपने देश का नाम बदनाम नहीं कर सकता। तो वो जो छात्र है दुकानदार का, उस व्यक्ति का देश प्रेम देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है, हैरान रह जाता है कि एक दुकानदार अपने देश के लिए इतना सोच रहा है। बच्चों, कोई भी देश तुच्छ या महान नहीं होता, वहां रहने वाले लोग ही उसे तुच्छ या महान बना देते हैं। जब देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका देश स्वर्ग के समान बन जाता है। तो बच्चों, हमें क्या सीख मिलती है इस अध्याय से कि कोई भी देश तुच्छ यानी कि बुरा या महान, सबसे ज्यादा महान है ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो लोग रहते हैं वो उस देश को अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर देशवासियों के मन में अपने देश के लिए इस प्रकार की सम्मान होगा, इस प्रकार का प्रेम भाव होगा, तो हर देश कैसा होगा, समान होगा, स्वर्ग के समान होगा। तो हमें भी अपने देश से इसी प्रकार से प्यार करना चाहिए और अपने देश का नाम कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।